जी, नमस्कार। मैं हूँ शैलेंद्र सोलंकी। स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। जैसा कि आप लोग जानते हो मेरे साथियों, बिहार में शिक्षक भर्ती आ चुकी है और सीट अभी तक क्लियर नहीं है, बट इतना बताया जा रहा है कि लगभग सीट 90,000 रह सकती हैं। तो सभी कैटेगरीज में अच्छी लेवल की वैकेंसी आपको इस बार देखने के लिए मिलेगी। बिहार ने 2 जल्दी जल्दी एग्ज़ाम कराकर जॉइनिंग दे दी है। तीसरा एग्ज़ाम भी उनके द्वारा बहुत जल्दी कराया जा रहा है। इसमें भी उम्मीद है कि जल्दी जॉइनिंग दे दी जाएगी। तो बिहार एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, आप लोग पूछ सकते हो वहाँ से कि जो भी ज़्यादातर पूछा गया वो एनसीईआरटी के अंदर से पूछा गया। इसीलिए मैंने एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट कर दी है। शुरुआत करने जा रहा हूँ मैं क्लास 6 की पॉलिटी के साथ। और इस एक वीडियो में आपको संपूर्ण पॉलिटी एक ही वीडियो में देखने के लिए मिलेगी क्लास 6 की। आपको इस वीडियो को देखने के बाद एक भी वर्ड, एक भी लाइन एनसीईआरटी से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख लिया 1 से 2 बार, तो यहां से जो क्वेश्चन अगर पूछा गया तो क्वेश्चन आपका डेफिनेटली बाहर नहीं जाएगा। इतने अच्छे तरीके से मैंने खुद ये पीडीएफ पढ़कर बुक से तैयार की है। लेटेस्ट एडिशन से मैंने ये नोट्स तैयार किए हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। ये वीडियो 1st to 5th के लिए भी रहेगा, 6th to 8th के लिए भी और 9th 10th तीनों के लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आप 1st to 5th में आपको पता क्वेश्चन पूछे जाते हैं। औ- और 6th to 8th एसएसटी वालों के लिए, 9th 10th एसएसटी वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो। तो आप लोग अगर इसकी पीडीएफ चाहते हो कि हमें ये पीडीएफ दे दी जाए, तो आप लोगों को क्या करना है, मेरा ग्रुप बना हुआ है 9808347403। अगर आप इस नंबर पर मैसेज करोगे, ग्रुप में शामिल होते हो, तो आपको पीडीएफ दी जाएगी, अदरवाइज नहीं दी जाएगी। ग्रुप में ही पीडीएफ सभी शेयर की जाती हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास पॉलिटी के साथ, चैप्टर नंबर 1 के साथ। चैप्टर नंबर 1 है हमारा विविधता की समझ। विविधता की समझ। इसमें दे रखा है लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा। वन लाइनर की फॉर्म में मैंने तैयार की है, कोई भी छापा नहीं है, कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं लिया, टोटल पढ़कर मैंने खुद ये नोट्स बनाए हैं। तो अगर ये पूछ ले कि लद्दाख जम्मू कश्मीर के सापेक्ष कहाँ बसा हुआ है, तो पूरब में बसा हुआ, पूरब की पहाड़ियों में स्थित है। और कैसा इलाका, एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलती है। क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि हमें पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होती है, भेड़ से, बकरी से, याक से, या ऊंट से, भालू से, कुछ भी ऑप्शन वो दे दे। तो यहाँ आपने क्या देखा कि एक किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलती है। तो पश्मीना ऊन हमें किससे मिलती है, ये मिलती है हमें बकरी से। आगे देखते हैं। लद्दाख को व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है। लद्दाख को व्यापार के लिए क्या माना गया है, एक अच्छा रास्ता माना गया है, क्योंकि यहाँ कई घाटियां हैं जिससे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुंचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। जिसे आज क्या कहते हैं, तिब्बत कहते हैं। लद्दाख के ही रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। यहां से क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि किस रास्ते से बौद्ध धर्म आपका तिब्बत पहुंचा, तो लद्दाख के रास्ते ही आपका बौद्ध धर्म जो है वो तिब्बत पहुंचा था। नेक्स्ट देखते हैं। लद्दाख को छोटा तिब्बत कहते हैं। लद्दाख को क्या कहा जाता है, लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। ऑप्शन मान लीजिए दे दिया उसने, क्वेश्चन पूछ लिया कि छोटा तिब्बत किसे कहा जाता है, जम्मू दे दिया, कश्मीर दे दिया, लद्दाख दे दिया, हिमाचल दे दिया। तो आपको याद रखना है किसको कहा जाता है, लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ। कितने साल पहले परिचय हुआ इस्लाम धर्म से, 400 साल पहले हुआ। और यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। 400 साल पहले परिचय हुआ और आज के टाइम में यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा। केसर सागा ग्रंथ कहाँ का है, क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो तिब्बत का है। लद्दाख में काफी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध धर्म दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। कौन कौन से, बौद्ध धर्म के लोग और मुसलमान लोग। ठीक है ना, इतना आप लोग याद रखिए। चैप्टर 1 थोड़ा सा बड़ा है इसलिए इसमें टाइम लग रहा है, बाकी बहुत छोटे छोटे चैप्टर है। जो भी इसमें शामिल किया गया है सिर्फ इंपॉर्टेंट ही शामिल किया गया है।
आपको फालतू को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तभी मैंने वहां लिखा था कि स्मार्ट तरीके से पढ़िए, सिलेक्शन पक्का होगा। कुछ चैप्टर तो ऐसे हैं जिनमें एक लाइन भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां देखिए, केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। क्वेश्चन यहां से अगर ये बन जाए कि केरल की स्थिति भारत के सापेक्ष क्या है, तो दक्षिण पश्चिम में स्थित, दक्षिण पश्चिम में उसके बसा हुआ भारत के केरल जो है वो दक्षिण पश्चिम में बसा हुआ है। यह एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ से पहाड़ियों से। केरल जो है एक तरफ से किससे घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है, और दूसरी तरफ से ये घिरा हुआ है, ये पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इन पहाड़ियों पर विभिन्न प्रकार के मसाले उगाए जाते हैं। आप लोग जानते हो केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है, केरल मसालों के लिए फेमस भी है। अगला देखते हैं हम लोग। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि सबसे पहले कौन से व्यापारी केरल आए थे, तो अरबी और यहूदी व्यापारी सबसे पहले केरल आए थे। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस यहाँ आए। ये भी मान्यता है कि ईसा मसीह के जो धर्मदूत थे कौन थे, संत थॉमस, ये भी यहाँ पर आए हैं। भारत में ईसाई धर्म को लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। भारत में ईसाई धर्म को लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। उन्हीं को किसको, संत थॉमस को। उन्हीं को किसको जाता है, संत थॉमस को क्रेडिट जाता है। वास्को ड गामा पानी के जहाज से यहां पहुंचे। वास्को ड गामा कहां पहुंचे आपको पता है, तो पुर्तगालियों ने भारत का समुद्री रास्ता जाना है। भारत का समुद्री रास्ता किसकी वजह से जाना पुर्तगालियों ने वास्को ड गामा की वजह से जाना। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि किस खेती के लिए केरल की जलवायु उपयुक्त उपयुक्त है, तो आपको याद रखना है चावल की खेती के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त है। और वहां के अधिकतर लोग चावल और मछली खाते हैं। वहां के लोग क्या खाते हैं, केरल के लोग ज्यादातर क्या खाते हैं, चावल और मछली खाते हैं। इसके बाद इसमें एक नीचे छोटा सा दे रखा था कि जो भारत की खोज बुक है, ये बुक जो है ये हमारे फॉर्मर पीएम जवाहरलाल नेहरू जी की बुक है, याद रखिएगा। अगर बुक का राइटर पूछ लिया जाए कि भारत की खोज बुक किसकी है, तो जवाहरलाल नेहरू के। साथ ही तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, जिन चीजों को हम इग्नोर कर देते हैं ना, वहीं से हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब कोई आइडिया नहीं लगा सकता है पॉलिटी में दे रखा होगा, है ना। तो मैंने वो सबको शामिल किया है, एक एक छोटा छोटा पॉइंट पढ़कर मैंने आपके लिए क्लास तैयार की है आज की। तो आपको अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलते हम सेकंड चैप्टर की तरफ। सेकंड चैप्टर हमारा विविधता एवं भेदभाव। चैप्टर 2 है हमारा विविधता एवं भेदभाव। इसमें है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर। इनका जन्म कब हुआ, याद रखिएगा 1891 से 1956 तक। मैंने ये भी यहाँ पर मेंशन कर दिया है, दोनों चीज मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेता है, बीच में से बना के क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है। तो भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है, एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जाने जाते हैं। दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में भी जाना जाता है। उनका जन्म जो हुआ था ये महार जाति में हुआ, जो अछूत मानी जाती थी। अगर ये पूछ लिया जाए कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का जन्म किस कास्ट में हुआ था, किस जाति में हुआ था, तो महार जाति में हुआ था, जो क्या मानी जाती थी, अछूत मानी जाती थी। क्या मानी जाती थी, अछूत मानी जाती थी। विकलांग शब्द को बदलकर आज उनके लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं हम लोग, खास जरूरत वाले बच्चे कहा जाता है। विकलांग शब्द नहीं, विकलांग न बोलकर हम उन्हें क्या बोलते हैं आज, खास जरूरत वाले बच्चे बोलते हैं। दलित का मतलब जिन्हें दबाया गया कुचला गया। अगर दलित का मतलब पूछ लिया जाए तो दबाया गया कुचला गया, ये दलित का मतलब यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट है आपका इसमें देखिए, बस यहाँ चैप्टर 2 विद इन 2 से 3 मिनट में आप लोगों का कंप्लीट हो गया। चैप्टर 1 थोड़ा सा लंबा था, इंपॉर्टेंट चीज थी तो वो मैंने वहां पर शामिल किया। जो इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ इसमें शामिल मिलेगा आप लोगों को। सरकार के स्तर, तो सरकार के स्तर स्थानीय स्तर, गांव, शहर, राज्य। तो यानी सरकार के स्तर पूछ लीजिए हैं, 3 स्तर पर आपकी सरकार है। स्थानीय स्तर, स्थानीय स्तर यानी गांव शहर में, यानी गांव में जैसे स्तर आपकी प्रधानी लेवल की हो जाते हैं। अब आ जाते हैं हम राज्य स्तर। राज्य स्तर पर आपकी सेंटर जो सॉरी स्टेट गवर्नमेंट, हर राज्य की अपनी अपनी सरकार है। इसके बाद इन सब के ऊपर एक राष्ट्रीय स्तर यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है ये होता है। तो सरकार के कितने स्तर, 3, स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और
राष्ट्रीय स्तर। 2 जून 2014 को तेलंगाना नया राज्य बना। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां से हो जाता, तेलंगाना नया राज्य कब बना? तो 2 जून 2014 को तेलंगाना नया राज्य बना। आप लोग कमेंट में बताओगे कि किस राज्य में से बना था ये जो नया राज्य बना तेलंगाना, ये किस राज्य में से नया राज्य बना था, आपको कमेंट में इतना बताना है। नेक्स्ट आपका 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बट गया। डेट इसकी याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है डेट। देखिए आपको पता चल गया 19 की बात की गई है, यानी लेटेस्ट एडिशन में नहीं लिया है। इसके बाद भी कोई भी एनसीईआरटी का एडिशन नहीं आया, जो लेटेस्ट था मैंने उसी से आपकी पीडीएफ तैयार की गई है, क्योंकि जो पेपर बनता है वो लेटेस्ट एडिशन से ही बनता है। तो 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य जो है वो 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बट गया। किस किस में? जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में बट गया। आगे देखते हैं इसमें, भारत एक लोकतंत्र देश है। लोकतंत्र देश है। लोकतंत्र देश क्या होता है? देखिए, लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है, इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। यहां से क्वेश्चन बन जाता है कि लोकतंत्र में किसका शासन होता है, लोकतंत्र में किसका शासन होता है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि लोकतंत्र में किसका शासन होता है। 1 मिनट वेट कीजिएगा, चार्जिंग लगा दूं थोड़ी सी मैं। चलिए, लैपटॉप थोड़ा सा चार्जिंग में लगाया था। देखिए, क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है, तो लोकतंत्र कैसा शासन होता है या किन लोगों का शासन होता है, किसका शासन होता है? तो यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो किसका शासन होता है? लोगों का ही शासन होता है। हमारा पता है, आपको पता है, भारत में सभी को अपना एक तरीके से हम कह सकते हैं नेता चुनने का अधिकार होता है। वोटिंग के थ्रू हम लोग अपना नेता चुनते हैं। तभी भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत में आजादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार प्राप्त था। अगला है, एक पत्रिका है के बारे में यहाँ बात की गई है, यंग इंडिया पत्रिका। कौन सी? यंग इंडिया पत्रिका। तो ये किसकी पत्रिका है? याद रखिएगा, ये गांधी जी की पत्रिका है। और कब आई थी? 1931 में आई थी, 1931 में ये आई थी। आपको इतना भी याद रखना है। यंग इंडिया पत्रिका किसकी है? महात्मा गांधी जी की। कब आई? 1931 में ये आई थी। अगला है, अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड में ये अधिकार 1928 में मिला। इंग्लैंड में कब मिला? 1928 में मिला। और अमेरिका में ये अधिकार मिल गया था 1920 में। 1920 में अमेरिका में मिला, इंग्लैंड में 1928 में ये अधिकार मिला था। नेक्स्ट देखते हैं, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। चैप्टर 4 पर हम लोग आ चुके हैं। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व इसमें दे रखा है। रंग भेद का मतलब है, रंग भेद आप लोग जानते हो, रंग भेद का मतलब है त्वचा या चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना। भेदभाव करना, रंग भेद का मतलब क्या समझिए आप लोग? त्वचा या चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना। अफ्रीका में श्वेत अश्वेत, श्वेत मतलब गोरे लोग, अश्वेत काले लोग, श्वेत अश्वेत लोगों को के लिए बस स्टैंड अलग अलग थे। अश्वेत लोगों को वोट देने की इजाजत नहीं थी। अफ्रीका में क्या था? श्वेत अश्वेत लोगों के लिए जो बस स्टैंड बनाए जाते थे वो दोनों के लिए अलग अलग बनाए जाते थे, और जो अश्वेत लोग थे यानी काले लोग थे, उन्हें वहां पर वोट देने का अधिकार अफ्रीका में नहीं था। देश के सबसे अच्छी जमीन जो है ये श्वेत लोगों के लिए आरक्षित थी, और अश्वेत लोगों के लिए सबसे घटिया जमीन मिलती थी। वहां क्या था, जो खेती के लिए जमीन दी जाती थी वो श्वेत यानी गोरे लोगों के लिए रिजर्व कर दी जाती थी, और जो अश्वेत लोग थे यानी काले लोग थे, इनको सबसे घटिया जमीन जो थी खेती के लिए वो दी जाती थी। नेक्स्ट है इसमें, दक्षिणी पश्चिमी के हिस्से के सोवेटो शहर। अफ्रीका के अगर ये पूछ लिए सोवेटो शहर कहाँ बसा हुआ है अफ्रीका में, तो दक्षिण पश्चिम में बसा हुआ है। कि सोवेटो शहर में सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे, अश्वेत लोग ही रहते, इनकी भाषा जुली थी, और श्वेत लोग अफ्रीकन बोलते थे। अगर भाषा पूछ ली जाए तो श्वेत थे या गोरे लोग जो थे उनकी भाषा क्या थी? उनकी भाषा अफ्रीकन थी, और जो अश्वेत लोग काले लोग थे इनकी जो भाषा थी
वो जुलू थी। और ये लोग कहाँ रहते थे? सोवेटो शहर में। सोवेटो शहर कहाँ पड़ता था? सोवेटो शहर जो है ये आपका अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम में पड़ता था। अश्वेत लोगों को और भारतीयों को श्वेत के बराबर नहीं माना जाता, यानी कि ये कहना चाहता है कि जो अश्वेत थे और इंडियंस थे, इनको जो श्वेत लोग थे वो अपने बराबर नहीं मानते थे, इन लोगों को वो अपने से निम्न कैटेगरी का मानते थे। अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला, आप जानते हो नेल्सन मंडेला ने बहुत कुछ किया अफ्रीका के लिए, बहुत स्ट्रगल भी किया इन्होंने, बाद में फिर ये वहां के प्रेसिडेंट भी बने। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ बहुत समय तक संघर्ष किया। अंततः उन्हें 1994 यानी 1994 में क्या मिली? सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना। यहां से पूछ लिया जाता है तो याद रखेगा 1994 1994 आपको याद रखें। तभी से सभी प्रजातियों को बराबर माना जाने लगा। अब यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, नीचे जो पढ़ाने जा रहा हूं मैं, ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पहला है कावेरी नदी विवाद। कावेरी नदी विवाद ये क्या है? ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि कावेरी नदी विवाद ये है जो है वो किन दो राज्यों के बीच है। तो अगर आपसे राज्य पूछ लिए जाएं तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में आपका कावेरी नदी जल विवाद चल रहा है। अगला है कृष्ण राजा सागर बांध। कृष्ण राजा सागर क्या है? कर्नाटक बेंगलुरु शहर की जरूरत है पूरी करता है। कृष्णा सागर बांध कहां पर है ये पूछ लिया जाए तो ये कर्नाटक में है और बेंगलुरु शहर की जो भी जरूरत है पानी से रिलेटेड पूरी कर देता है। अगला है मैटूर बांध। मैटूर बांध कहां पर है? मैटूर बांध आपका तमिलनाडु में है। कहां पर है? मैटूर बांध आपका तमिलनाडु में है। अगला ऑप्शन, अगला देखते हैं। कर्नाटक का कृष्ण सागर बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है और तमिलनाडु का मैटूर बांध इसी नदी के निचले छोर पर है। अब यहां से क्या समझ में आया आपका? कावेरी नदी समझिए आप लोग। कहां पर? कावेरी नदी। मैंने अभी देखिए क्या बताया कि कावेरी नदी का विवाद किस किस के बीच में? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। तो यहां सेम देखिए, कर्नाटक का कृष्ण सागर जो बांध है वो कावेरी नदी के कहां पर है? ऊपरी छोर पर है। और तमिलनाडु का मैटूर बांध जो है किसी नदी पर है? कावेरी नदी पर। कहां पर? कावेरी नदी पर ही है, लेकिन ये क्या कहां है? ये उसके निचले छोर पर है। उपले छोर, ऊपर वाले छोर की बात की जाए तो कृष्ण सागर बांध है कहां पर? कर्नाटक में, कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर। निचले छोर की बात की जाए तो मैटूर बांध है तमिलनाडु का इसी नदी पर। अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा पर अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है। किसके द्वारा रोक लगा दी गई है? कानून द्वारा रोक लगा दी गई है, इतना आपको याद रखना है। अनुच्छेद बताइएगा, अस्पृश्यता कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? चलिए आप अनुच्छेद 17 याद रखिएगा इसके लिए। कौन सा? अनुच्छेद 17 याद रखिएगा। अगला है चैप्टर 4 कंप्लीट हो चुके हैं। चैप्टर 5 पर हम लोग आ चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया वो वीडियो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दें, और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ से आपको जितनी हेल्प मेरे द्वारा हो सकेगी वो हेल्प कराई जाएगी, और आपको यहाँ से सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट चीजें ही पढ़ने के लिए मिलेंगी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। वो सब कुछ आपको डेली कराया जाएगा। 3 वीडियो में आपकी पॉलिटी खत्म हो जाएगी, 5 से 6 वीडियो में आपकी हिस्ट्री खत्म, क्योंकि हिस्ट्री ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियो बनेंगी उनकी। तो 5 से 6 वीडियो में आपकी हिस्ट्री खत्म। अगर मान लीजिए एक बुक को मैं अगर 2 दिन में भी कंप्लीट कराता हूँ तो आपकी 6 दिन में हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, और इसके साथ ही 3 दिन में आपकी ज्योग्राफी भी कंप्लीट करा दी जाएगी। प्रैक्टिस सेट जितने हो सकते हो प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे। जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिलेबस देखने के बाद एक एक टॉपिक आपका, एक दिन में एक टॉपिक मैं कराऊंगा, और एक दिन में 2 से 3 वीडियो आपको देखने के लिए चैनल पर मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। ग्राम सभा किसकी सभा होती है? पंचायत में रहने वाले वयस्कों की। वयस्क से मतलब या आपका यहाँ पर 18 प्लस रहेगा। क्या रहेगा? 18 प्लस रहेगा। इसमें एक गांव या ज्यादा गांव हो सकते हैं। ग्राम पंचायत देखिए कभी कभी क्या होता है, छोटे छोटे गांव होते हैं तो उन
4, 5, 8, 10 गांवों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बना दी जाती है। और बड़ा गांव होता है तो बड़े गांव की एक ही ग्राम पंचायत होती है। तो कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, जिसका नाम मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए कि ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है, तो 18 वर्ष है, इतना याद रखिएगा। और ग्राम सभा का सदस्य कौन बनता है, कौन हो सकता है, तो जिसकी एज 18 प्लस वो पूरी कर चुका हो, और जिसका वोट जो लिस्ट आती है, वोटिंग लिस्ट, उसमें अगर उसका नाम है तो ग्राम सभा का सदस्य वो कहलाएगा। अगला है, एक ग्राम पंचायत कई वार्डों में बटी होती है। क्या होता है, बड़ी ग्राम पंचायत होती है, उसको क्या करते हैं, कई वार्ड में डिवाइड कर देते हैं, 5 वार्ड, 8 वार्ड, 10 वार्ड, ऐसे उनमें डिवाइड कर देते हैं। और उन वार्ड में क्या होता है, इलेक्शन होते हैं। पंचायत का मुखिया सरपंच होता है। ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है और हम इसको क्या करते हैं, गलत कराते हैं। क्योंकि क्या होता है, वहां पर आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, प्रधान ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलता है। और प्रधान देखिए, कुछ जगह पर प्रधान बोला भी जाता है, जैसे यूपी की बात की जाए तो यहाँ यूपी में प्रधान ही बोला जाता है। लेकिन हमें जो आंसर टिक करना है, ये टिक करना है हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो एनसीईआरटी में जो करेक्ट आंसर दे रखा है वो सरपंच दे रखा है। तो प्रधान आपको ऑप्शन मिलेगा, मैं कह रहा हूं प्रधान ऑप्शन दे रखा होगा वहां पर, और आपको, बट आपको प्रधान टिक करके नहीं आना है। आपको जो टिक करना है वो सरपंच पर टिक करना है। ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है, तो सरपंच होता है, वहां प्रधान ऑप्शन होगा। मैं फिर कह रहा हूं, प्रधान ऑप्शन को आपको टिक नहीं करना, प्रधान ऑप्शन को टिक नहीं करना, ये गलत हो जाएगा। सरपंच ऑप्शन जो हो, सरपंच को आप लोग टिक करके आओगे, सरपंच आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा राजस्थान में सरपंच ही बोला जाता है, लेकिन हम यूपी की बात करें तो यूपी में क्या बोला जाता है, आपका प्रधान बोला जाता है। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता, उसकी सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाती है। क्या होता है, ग्राम प्रधान, सरपंच आप समझ चुके हैं, चुना जाता है। यहाँ क्या होता है, एक सचिव होता है। सचिव क्या होता है, उसका कोई भी चुनाव नहीं होता, ये किसके द्वारा भेजा जाता है, सरकार के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ग्राम पंचायत की आमदनी की स्रोत सुन लीजिए आप लोग, यहाँ से स्रोत क्या क्या है, घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाला कर से मिलने वाली राशि, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है, कौमा समुदाय के काम के लिए मिलने वाला दान। ये क्या है, ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत है, मुख्य रूप से स्रोत यही है। अगर ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन सा स्रोत नहीं है, एक अलग दे रखा होगा, तो 3 आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, पंचायत के 3 स्तर। पंचायत के 3 स्तर कौन कौन से हैं, पहला स्तर ग्राम पंचायत, दूसरा स्तर विकास खंड, तीसरा स्तर जिला पंचायत, जिला परिषद। अब यहाँ पर आप लोग तीनों में डिफरेंट सुनिए। ग्राम पंचायत यानी पंचायत लेवल पर होगी, जो मैंने बताया था, सरपंच होता है, बीडीसी हो जाते हैं, सदस्य हो जाते हैं। अब दूसरा आ जाता है विकास खंड, यानी कि विकास खंड यानी कि हम इसको कह सकते हैं ब्लॉक अध्यक्ष, इसको कह सकते हैं ब्लॉक प्रमुख कह देते हैं, ब्लॉक अध्यक्ष कह लीजिए, ब्लॉक प्रमुख कह लीजिए, आप लोग क्या कह लीजिए, ब्लॉक प्रमुख या ब्लॉक अध्यक्ष कह लीजिए। दूसरा हो गया विकास खंड। अब इसमें देखिए एक चीज यह याद रखिएगा, आपको पता है हम लोग जनपद जो है वो जिले को कहा जाता है, जनपद किसको कहा जाता है, कहीं कहीं जनपद जिले को कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि विकास खंड की बात की जाए तो वो जो जनपद वर्ड आया होगा वो ब्लॉक के लिए और आपका विकास खंड के लिए आया होगा, ना कि वो जिले के लिए आया होगा। अगर एनसीईआरटी में जनपद दे दिया जाए तो जनपद मतलब होगा जनपद का वहां पर विकास खंड और ब्लॉक, याद रखिएगा। और तीसरे लेवल की सरकार होती है किसकी, पंचायत के 3 स्तर क्या है, जिला पंचायत या जिला परिषद। आपको पता है जिला पंचायत का इलेक्शन होता है, जिला पंचायत मिलकर जिला अध्यक्ष का डिसाइड करते हैं। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि वितरण करने की व्यवस्था करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं इसको कहूंगा आपके एग्जाम की दृष्टि से, ये लाइन क्या होता है, पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि की वितरण की व्यवस्था करती है। वितरण कौन करता है, जिला परिषद करता है, बट किसकी मदद से करता है, पंचायत समिति की मदद से किया जाता है। यानी ग्राम
हम बात करें कि ग्राम पंचायत को धन आवंटित कैसे कौन करता है, करता जिला परिषद है, करती जिला परिषद है, बट किसकी मदद से, किसकी मदद से, पंचायत समिति की मदद से। नेक्स्ट चैप्टर 5 कंप्लीट हो चुके हैं, चैप्टर 6 पर हम लोग आ चुके हैं। जिन लोग मेरे ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, आप लोग 983083474403 इस नंबर पर आप मैसेज करके मेरे ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ से आपको आपके एग्जाम तक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको देखने के लिए मिलते रहेंगे। आपको पीडीएफ सिर्फ ग्रुप में ही प्रोवाइड कराई जाएगी, ग्रुप के अलावा कहीं भी पीडीएफ आपको नहीं दी जाएगी। अगला है, भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं। मुझे नहीं लगता क्वेश्चन बनेगा, बट बन जाए तो याद रखिएगा, भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं। जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना, ये किसका काम है, ये पटवारी का मुख्य काम है। अगर ये पूछ लिया जाए पटवारी का मुख्य काम कौन सा है, तो पटवारी का मुख्य काम जमीन का रिकॉर्ड रखना और उसको नापना है। अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। अलग अलग राज्यों में पटवारी को हम क्या करते हैं, अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे कि कहीं इसको पटवारी बोलते हैं, कहीं इसको लेखपाल बोलते हैं, कहीं कर्मचारी बोलते हैं, कहीं ग्रामीण अधिकारी बोलते हैं, तो कहीं इसको कानून को बोलते हैं। क्या क्या बोला जाता है, कहीं पटवारी, कहीं लेखपाल, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं इसको कानून को बोला जाता है। किसको, पटवारी को। अलग अलग राज्य, और इसका मुख्य काम क्या है, जमीन का रिकॉर्ड रखना और जमीन को नापना, इसका मुख्य काम हो जाता है। खेत नापने की लंबी लोहे की जंजीर को जरीब कहते हैं। यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जरीब किसे कहा जाता है, तो वहां ऑप्शन दे रखा होता है कि आपको लोहे की जंजीर। तो खेत नापने की जो लंबी जंजीर होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे जरीब कहा जाता है। और वो लोहे की होती है। किसकी होती है, लोहे की वो चेन होती है। तो खेत नापने की लोहे की लंबी जो जंजीर होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे जरीब कहा जाता है। जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है। जिले के उपखंड यानी ब्लॉक हो गए, तहसील कह लीजिए आप लोग, तो इनको कई उपनामों से, कई नामों से जाना जाता है। जैसे तहसील, तालुका इत्यादि। कहीं इनको तालुका बोला जाता है, कहीं तहसील बोला जाता है। जैसे हमारे यहाँ यूपी में क्या बोला जाता है, इनको तहसील बोला जाता है। तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं। क्वेश्चन यहां से ये बन जाएगा कि जमीन से जुड़े हुए मामलों के विवाद कहाँ सुने जाते हैं, तो तहसीलदार के दफ्तर में ये सुने जाते हैं। अगला है आपका एक नया कानून। कौन सा कानून, हिंदू अधिनियम धारा। कब आया, 2005 में आया। इस कानून के मुताबिक हिंदू परिवारों में बेटों बेटियों और उनकी मां को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। जमीन में बराबर हिस्सा किस कानून के नियम के अकॉर्डिंग मिलता है, तो हिंदू अधिनियम धारा 2005 के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, हिंदू अधिनियम धारा 2005 के अकॉर्डिंग मिलता है। अगला पूछा जाए, अच्छा ये आपका हो गया था, तहसीलदार से मामले सुने जाते हैं, ये मैं आपको पहले करा चुका हूँ। अगला है आपका चैप्टर नंबर 7 पर हम लोग आ चुके हैं। चैप्टर 6 कंप्लीट हो गए। मैक्सिमम आपकी 10 मिनट की क्लास और ये रहेगी, 10 मिनट में क्लास आपकी कंप्लीट हो जाएगी। 40 मिनट में लगभग मान लीजिए 40 मिनट में आपकी पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई। और आपका, अगर आपको इसका रिवीजन करने जाओगे पीडीएफ के थ्रू, तो मैं समझता हूँ 10 से 15 मिनट में आप इसका रिवीजन कर सकते हो। अगर आप बुक पढ़ने बैठ जाओ साथियों, एक दिन आपका पूरा बुक ले जाएगा। फिर रिवीजन करने जाओगे, रिवीजन में काफी टाइम लेगा। तो यहाँ और अंडरलाइन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। यहाँ आपको क्या है, आपको सीधा सीधा वीडियो को, 40 मिनट का वीडियो है, पहली बार आप देखेंगे 40 मिनट में देखेंगे, दूसरी बार आप डबल टाइम में देख लीजिए, 20 मिनट में आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। और आप ग्रुप में जो पीडीएफ ले लेते हैं तो 10 से 15 मिनट में आप इसका दोबारा से रिवीजन कर सकते हैं। और आप लोग समझते हो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पढ़ना ज़्यादा हर कोई पढ़ सकता है, देखिए 8 से 10 घंटे हर व्यक्ति पढ़ सकता है, लेकिन मेन बात जो है उस पढ़े हुए को डाइजेस्ट करना। आपने 8 से 10 घंटे पढ़ा है तो उसको डाइजेस्ट करना जो है वो सबसे बड़ी बात होती है। और उसका रिवीजन करना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पढ़िए ऐसा। 100 नंबर का पेपर है एग्जाम्पल के तौर पर, तो 100 नंबर की तैयारी करने के लिए आप मत जाइए। 100 नंबर की तैयारी थोड़ी थोड़ी करोगे, बेकार है। 80 का पढ़िए, बट 80 का ऐसा पढ़िए कि आपका 80 का 80% तैयार हो जाए। कम पढ़िए,
अच्छा पढ़िए, अच्छा मैटर पढ़िए, सिलेक्टेड मटेरियल पढ़िए, कम टाइम में जो अच्छा पढ़ेगा, जो स्मार्ट वर्क कर जाएगा, वो सिलेक्शन ले जाएगा। मेहनत नहीं चाहिए, स्मार्ट तरीके से आपको पढ़ना है यहाँ पर। मेहनत के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी यहाँ पर काम आएगा। एक बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला बच्चा रह जाएगा, और एक कम टाइम में पढ़ने वाला, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करके वो सिलेक्शन पा जाएगा। मेन बात है पढ़ना क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, रिवीजन कितना करना है, कैसे करना है, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नगर प्रशासन, नगर प्रशासन यानी कि नगर निगम, नगर निगम के बारे में बात कर लेते हैं। नगर निगम का मुख्य काम क्या है? यह सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करने, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने और सड़कों व बाजारों की सफाई का काम करती है। कौन? नगर निगम। सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करने की व्यवस्था, पानी की सुविधा उपलब्ध कराना, सड़कों व बाजारों पर सफाई का काम किसका काम है? नगर निगम का काम है। नगर निगम को छोटे कस्बों में नगर पालिका कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नगर निगम को छोटे शहरों में क्या कहा जाता है? नगर पालिका कहा जाता है। अगला है आपका नगर निगम हर वार्ड में। देखिए जैसे मैंने बताया था कि क्या होता है आपका, जो ग्राम पंचायत मैंने बताई थी, वहां वार्ड में वो डिवाइड होती है। तो वहां वार्ड में जिस तरीके से बीडीसी और सदस्य के इलेक्शन हमारे होते हैं, सेम इसी तरीके से जो नगर निगम है ये भी हमारा वार्ड में डिवाइड होता है। और हर वार्ड में जो होता है पार्षद चुने जाते हैं। कौन चुने जाते हैं? पार्षद चुने जाते हैं। जैसे हमारे बीडीसी और सदस्य चुने जाते हैं, ऐसे ही नगर निगम के अंदर पार्षद का चुनाव होता है। तो नगर निगम में हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। याद रखिए, पार्षद का चुनाव होता है, पार्षद का। जहां पार्षदों की समितियां एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं। उन्हें लागू करने का काम किसका होता है? नगर आयुक्त बोला जाता है। किसका? नगर आयुक्त का लागू करने का काम होता है, जिससे क्या कमिश्नर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कमिश्नर भी जिन्हें बोला जाता है। याद रखिए क्या कहा जाता है जिन्हें? नगर आयुक्त या कमिश्नर, वर्ड याद रखिएगा। और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है, जबकि पार्षद क्या क्या होते हैं? पार्षद निर्वाचित होते हैं। आप याद कीजिए, जब मैं ग्राम पंचायत आपको पढ़ा रहा था तो वहां पर प्रधान चुना जाता था, या सॉरी सरपंच, प्रधान वर्ड नहीं बोलेंगे, मैं यूपी से हूं तो प्रधान वही निकलता है मुंह से, बट करेक्ट सरपंच होता है ना। तो सरपंच का क्या होता है? चुनाव होता था। तो सरपंच सरकार वोट देकर चुना गया, और वहां पर क्या सेक्रेटरी या सचिव भेजा जाता था। वो क्या है? सरकार के द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती थी। सेम ऐसे प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति, और जो कमिश्नर होगा, आयुक्त होते हैं, नगर आयुक्त होते हैं, ये क्या है? सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इनका कोई भी चुनाव नहीं होता, निर्वाचित ये नहीं होते। और ये पूछ ले पार्षद, तो पार्षद निर्वाचित होते हैं। अगला है नगर निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें संपत्ति कर से केवल 25 से 30% पैसा ही आता है। या नगर निगम के पास जो पैसा आता है उसमें 25 से 30% पैसा है, ऐसा होता है जो संपत्ति कर से आता है। जो किससे आता है? संपत्ति कर से आता है। 1994 में सूरत में भयंकर प्लेग फैला था। प्लेग हवा के जरिए फैलता है। क्वेश्चन, प्लेग कैसे फैलता है? हवा के जरिए फैलता है। नंबर 2, सूरत में प्लेग कब फैला? 1994 यानी 1994 में सूरत में भयंकर प्लेग फैला था। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट कहूंगा मैं इसको, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई? ये हुई थी 2 अक्टूबर 2014 में, गांधी जी की 150वीं जयंती पर। कौन सी? 150 गांधी जी की जयंती थी 150वीं, उस पर स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन शायद मुझे लग रहा है हमारा लास्ट क्वेश्चन यही है। हाँ, एक और इसके बाद 9, बस 2 चैप्टर छोटे छोटे से, मुश्किल से 5 मिनट में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ साथियों, जिन लोगों ने अभी तक मेरी वीडियो को शेयर नहीं किया वो अपने फ्रेंड्स तक प्लीज 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 फ्रेंड्स तक शेयर जरूर कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी तक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट नहीं किया वो लाइक जरूर कर दीजिए। प्यारा सा कमेंट मेरी मेहनत के लिए जरूर करें। और जिन लोगों ने चैनल को भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ग्रुप में जुड़ने के लिए आप लोग 9808347403 पर मैसेज करके आप ग्रुप में ऐड हो सकते हो। क्वेश्चन 8, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। चैप्टर 8 ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। कलपट्टू गांव तमिलनाडु में समुद्र तट के पास है। क्वेश्चन डायरेक्ट अगर पूछ लीजिएगा कलपट्टू गांव कहां पर है, तो समुद्र तट के पास, किसमें? तमिलनाडु में है।
यहाँ मुख्यतः धान की खेती होती है। यहाँ आम और नारियल के बहुत बाग हैं। यहाँ किसके बाग हैं? आम और नारियल के बहुत बाग हैं। यहाँ कपास, गन्ना और केला भी उगाया जाता है। हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में करीब 40% खेती हर मजदूर हैं। हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में क्या है? 40% लोग खेती हर मजदूर हैं जो खेती करते हैं। नेक्स्ट, चिजामी गांव नागालैंड के फेक जिले में है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि चिजामी गांव कहाँ है, तो फेक जिले में है। किस राज्य में है? नागालैंड में। राज्य नागालैंड, जिला फेक। कौन सा गांव? चिजामी गांव। इस गांव में रहने वाले लोग चखे संघ समुदाय के हैं। वे सीढ़ी नुमा खेती करते हैं। या ये पूछ लिया जाए कि चिजानी गांव में किस समुदाय के लोग रहते हैं, तो चखे संघ समुदाय के लोग रहते हैं जो फेक जिला तमिलनाडु राज्य कैसी खेती करते हैं? सीढ़ी नुमा खेती करते हैं। सीढ़ी नुमा खेती देखिए, देखिए सीढ़ी नुमा खेती क्या होती है? पहाड़ की ढलाऊ जमीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांट लिया जाता है। जो पहाड़ी जमीन होती है उसको क्या करते हैं, ढलाऊ, जो पहाड़ की ढलाऊ जमीन होती है उसको छोटे छोटे सपाट सपाट प्लेन एरिया में डिवाइड कर लिया जाता है और उसको सीढ़ियों के रूप में बदला जाता है। किसके रूप में बदला जाता है? सीढ़ियों के रूप में बदला जाता है। प्रत्येक सपाट टुकड़े के किनारों को क्या करते हैं? ऊपर उठा देते हैं जिससे पानी बाहर न निकले। प्लेन एरिया हुआ, उसके पास थोड़ा सा उसको ऊपर उठा दिया जाता है। क्यों? जिससे पानी बाहर ना निकले। प्रत्येक सपाट टुकड़े को किनारों से ऊपर उठा देते हैं जिससे क्या होता है? पानी बाहर ना निकले। क्या होता है? जो पहाड़ी की ढलाऊ जमीन होती है उसके छोटे छोटे जो सपाट प्लेन एरिया होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में सीढ़ीनुमा बांट लिया जाता है और उनकी सभी किनारों पर क्या किया जाता है? उसके किनारे जो होते हैं उसको थोड़ा थोड़ा ऊपर उठा दिया जाता है जिससे कि पानी रुका रहे, उसमें पानी भरा रहे, पानी बाहर ना निकले। कैटामरेन, एक कैटामरेन पूछ लिया, कैटामरेन क्या है? तो कैटामरेन साथियों एक प्रकार की नाव है जो मछुआरे यूज करते हैं। कैटामरेन मछुआरों की खास तरीके की एक नाव है। कैटामरेन क्या है? मछुआरों की एक खास तरीके की नाव को कैटामरेन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है यहां से, अगला हमारा चैप्टर देखिए लास्ट चैप्टर ही हो जाता है। चैप्टर नंबर आपका 9, 8 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने कहा था लगभग 40 मिनट की हमारी क्लास रहेगी और 40 मिनट में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। 40 मिनट में आपका क्या है, ये कंप्लीट आपकी पॉलिटी हो जाएगी। तो यहाँ दे रखा है शहरी क्षेत्रों में आजीविका। चैप्टर 9 जो है इसका नाम है शहरी क्षेत्रों में आजीविका। भारत में 5000 से ज्यादा शहर हैं। शहर कितने? 5000। गांव याद कीजिए, गांव जो मैंने बताए थे आपको, ये बताए थे 6 लाख। गांव कितने बताए थे मैंने आपको? 6 लाख बताए थे। वहीं शहर की बात की जाए, शहर आपके क्या हैं? आपके 5000 हैं और 27 महानगर हैं। महानगर कितने हैं? 27 महानगर हैं। आप ये बताइएगा महानगर किससे कहा था? मिनिमम पॉपुलेशन महानगर के लिए कितनी होनी चाहिए? सॉरी आंसर लिख गया मैं। पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए कि उसको महानगर हम बोलेंगे? चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे प्रत्येक महानगर में 10 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं। हिंट मिल गई होगी। कमेंट में बताना महानगर में पॉपुलेशन मिनिमम कितनी होनी चाहिए। हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं। हमारे देश में क्या होता है? शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग ठेलों पर, फुटपाथ पर क्या करते हैं? सामान बेचते हैं। तो साथियों ये था इस प्रकार से आपकी कंप्लीट 27 पेजेस में मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। क्या आपकी पॉलिटी क्लास कंप्लीट होती है? आप लोगों को थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल प्लीज, ये जरूर कर लीजिए। आप लोग अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और मेरे ग्रुप में जो लोग शामिल होना चाहते हैं वो लोग 9808347403 आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ग्रुप में शामिल हो सकते हो। इसी ग्रुप में आपको जितनी भी यहाँ क्लास कराई जाएंगे, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो या प्रैक्टिस सेट हो, आप लोगों का स्वतंत्रता आंदोलन की बात की, 1857 क्रांति की बात कर ली जाए, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो भी सिलेबस रहेगा वो एक एक टॉपिक आपको यहाँ पर कराया जाएगा और इसकी जो पीडीएफ शेयर की जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ इसी ग्रुप में शेयर की जाएगी। तो जो लोग चैनल ग्रुप में जुड़ना चाहें, जो इंटरेस्टेड हो, वो इस नंबर पर मैसेज करके ग्रुप पर जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा जिससे आगे जो भी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके, आप लोग उस वीडियो को
देख सके। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और साथियों देखिए, मैं फिर यही चीज़ रिपीट करूँगा जो मैंने अभी की थी, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई कीजिएगा। समय आपको बहुत कम दिया जा रहा है, 7 से 17 तारीख के बीच में आपका पेपर होना है, तो लगभग 30 दिन, मान लीजिए आप 30 दिन का समय अगर आपको मिलता है, तो 30 से 32, 35, किसी को कितना दिन मिले ये पेपर पे डिपेंड करेगा। बट आपको इसमें बहुत ही मेहनत से और ईमानदारी से पढ़ाई करनी है, और ईमानदारी से करने के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क करना है। भेड़ चाल में चलने की कोशिश मत कीजिएगा कि ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ। कम पढ़िएगा, बट ऐसा पढ़ेगा कि जिसको आप लोग इजीली डाइजेस्ट कर पाएँ, जो आपको डाइजेस्ट हो पाए। तो आई होप मेरी बातें और मेरी वीडियो, मेरा सेशन आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।